हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल बी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोर मॉडल, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत छोटा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। दिस इज गोइंग टू बी आवर लेक्चर नंबर 8 एंड दिस इज इन कंटिन्यूएशन विद द JEE 2025 सीरीज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है, डाल्टन ने दिया था कि जो सबसे छोटी यूनिट है मैटर की वो है एटम, और उस टाइम पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। देन कम्स जे जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह है, जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम, राइट। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है जस्ट लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। न्यूट्रॉन के बारे में उस टाइम पे कोई आइडिया नहीं था। Then comes Rutherford model. Rutherford said that the positively charged nucleus at the center of the atom and electrons are revolving around it like the planets revolve around the sun. So Rutherford gave the planetary motion. Now Niels Bohr gives the similar type of model like planetary model, but it explains so many things like line spectra. Like he tells about the energy of electron. It also tells about the distribution of electron around the nucleus, right? So this model was more accurate than Rutherford. तो चलिए बात करते हैं बोर्स मॉडल की। बोर्स मॉडल जो अभी हमने देखा, बोर्स स्टडीड द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड बेस्ड ऑन दैट ही प्रपोज्ड दिस मॉडल। उसने अपना मॉडल दिया। This model was applicable to hydrogen as well as hydrogen-like species. Hydrogen-like species like one electron system के लिए, right? Like He positive, Li2 positive, Be3 positive, carbon 5 positive, right? Nitrogen 6 positive, and so on. बोर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए और उसके बेसिस पे अपना मॉडल दिया। तो चलिए पहले उन पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे उसके मॉडल कैसे सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। सो पोस्टुलेट नंबर 1 ये कहता है कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। यानी कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसके चारों तरफ। रदरफोर्ड ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। पोस्टुलेट नंबर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट which have a fixed value of energy, hence these orbits are called energy levels or stationary states. They are numbered as 1 2 3. These numbers are known as principal quantum number. तो उसने क्या कहा भाई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हर न्यूक्लियस के चारों तरफ तो घूम रहे हैं पर हर जगह घूम नहीं सकते, कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट्स में वो घूम सकते हैं। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इनको उसने ऑर्बिट कहा और इन सभी को उसने नंबर दिए 1 2 एंड 3। सिर्फ इन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम पाएगा, यानी कि इनके बीच में जो जगह है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता। जैसे कि ये जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, ये जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉरबिड है, राइट। इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को उन्हें नंबर दिया 1 2 एंड 3 और इन्हीं को क्या बोला गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। थर्ड पोस्टुलेट्स की तरफ बढ़ते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट which have fixed value of energy, hence electron in an atom can have only certain definite values of energy and not any of their own. Thus energy of an electron is quantized. समझते हैं। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं लाइक दिस, और इन सर्कुलर ऑर्बिट्स की एनर्जी जो है वो फिक्स्ड है। जैसे कि इस ऑर्बिट की E1 होगी, इसकी E2 होगी एंड इसकी E3 होगी। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या हो गई, फिक्स्ड हो गई, एनर्जी फिक्स्ड हो गई। यानी कि ये सिर्फ इन्हीं वैल्यूज, इन्हीं एनर्जी वैल्यूज पे रह सकते हैं और इसी को क्या बोला गया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ओनली सर्टेन वैल्यूज ऑफ एनर्जीज आर पॉसिबल, सर्टेन एनर्जी वैल्यूज आर पॉसिबल। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि इन ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं और इन ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं जा सकता और वहां की एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए पोस्टुलेट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लाइक एनर्जी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सर्टेन डेफिनेट वैल्यू एंड नॉट एनी वैल्यू ऑफ देयर ओन। उसने कहा जिस तरीके से इनकी ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स्ड है उसी तरीके से इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या है, फिक्स्ड है। L1
L2, L3 एंड सो। जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, और वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का, यानी n टाइम्स ऑफ h/2π। और h क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज रखूंगा तो इस l की जो वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल मल्टीपल आएगी किसके, h/2π के। यानी कि क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, h/2π पॉसिबल हो सकती है, 2h/2π पॉसिबल हो सकती है, 3h/2π पॉसिबल हो सकती है, 4h/2π पॉसिबल हो सकती है एंड सो ऑन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। पोस्टुलेट नंबर 5, एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट लूज और गेन एनर्जी व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिट। राइट, बोर ने सिर्फ ऑर्बिट के बारे में बात की थी। ऑर्बिट और शेल में फर्क क्या है, ऑर्बिट जो होता है वो 2D होता है। राइट, ये एक ऑर्बिट है इसके चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। एक ऐसे भी ऑर्बिट हो सकता है, एक ऐसे भी ऑर्बिट हो सकता है, एक ऐसे भी ऑर्बिट हो सकता है। देयर आर सो मेनी ऑर्बिट्स। राइट, तो ये एक ऑर्बिट है और जो कि है 2D है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो हमने बात की थी कि हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग है, E1, E2 एंड E3। इलेक्ट्रॉन जब तक इस ऑर्बिट में घूम रहा है तब तक वो घूमता ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस मैं उसको एनर्जी प्रोवाइड ना करूं या उससे एनर्जी निकाल ना लूं। मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। सबसे पहले मैं रिलेशन देखता हूं E1, E2 और E3 में। E3 की एनर्जी ज़्यादा होगी E2 से देन E1 से। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इधर पहुंचाना है, इस वाले ऑर्बिट में पहुंचाना है, थर्ड ऑर्बिट में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी इसको सप्लाई करनी पड़ेगी बाहर से। और कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, दिस मच अमाउंट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वहाँ जाएगा। ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को मुझे पहले ऑर्बिट में लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इससे एनर्जी निकालनी पड़ेगी। और कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, दिस मच अमाउंट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो निकालनी कितनी है भाई, E2 - E1। राइट, और अगर थर्ड शेल में पहुंचाना है तो डालनी कितनी है भाई, देख लीजिए उसी कलर से बनाया हमने। तो E3 - E2, इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी थर्ड शेल में पहुंचाने के लिए, इतनी मुझे निकालनी पड़ेगी, यानी सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। When an electron gains energy, it gets excited to higher energy level, यानी एनर्जी लेगा तो बाहर जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाएगा जब उसको मैं एनर्जी दूंगा। When it de-excite, it loses energy in the form of electromagnetic radiation and comes to lower energy value। जब ये एनर्जी लेगा तो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो ये अनस्टेबल होगा, तो ये डी एक्साइट करके वापस आएगा। तो क्या करेगा, ये डी एक्साइट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वापस आएगा। तो उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ये लूज करेगा अगर सेम एनर्जी लेवल पे आता है, और अगर उससे भी नीचे आता है तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको छोड़नी पड़ेगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे एनर्जी E1 है, यहाँ पे एनर्जी E2 है, यहाँ पे एनर्जी E3 है। ये फर्स्ट सेल है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए इसको एक फिगर से समझ लेते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस वाले शेल में फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है। इसको मैं एनर्जी बाहर से सप्लाई करता हूँ तो ये क्या करेगा भैया, ये एक्साइट हो जाएगा, यानी हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, सेकंड वाले पे चला गया, देख लीजिए यहाँ से यहाँ पे जंप कर गया। राइट, और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी एनर्जी छोड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये डी एक्साइट हो जाएगा। तो अगर हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उस प्रोसेस को कहता हूँ एक्साइटेशन, अगर वापस आता है तो उस प्रोसेस को कहता हूँ डी एक्साइटेशन। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ। एक्साइटेशन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड डी एक्साइटेशन बाय इमिशन ऑफ लाइट। तो जो हमारा बोर मॉडल है वो कुछ ऐसा सा है। ये नाइट्रोजन एटम दिखाया हुआ है, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे न्यूट्रल एटम में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ऐसा सा कुछ दिया गया। अभी आप कहेंगे कि बोर मॉडल तो जो है वो वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है, बस ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग बताइए। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। बाहर वाले में 8 आ सकते हैं और अंदर वाले में 2 आएंगे। राइट, तो हमने क्या बताया, बोर ने क्या बताया कि जो हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, इसकी E1, इसकी 2 एंड सो ऑन। राइट, ऐसे ही इनका रेडियस भी क्या है, फिक्स्ड है। इसका R1 मान लेते हैं, इसका R2। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड है। राइट, ऐसे ही इनकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है। ऐसे ही इनका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन भी फिक्स्ड है एंड एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस ऑर्बिट की जो वैल्यूज़ हैं वो इस ऑर्बिट से क्या होंगी, अलग होंगी। अब उनको कैसे निकाला जाए, यहाँ तक आई होप आप सभी क्लियर होंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस सेंटर पे न्यूक्लियस है तो यहाँ से इस फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या होगा, यानी R1, R2 एंड R3 क्या होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, उनकी भी बात करेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है।
इस सर्कुलर ऑर्बिट में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो पॉइंट यह आता है कि ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं जा रहा? तो है क्या कि ये जो न्यूक्लियस है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, देयर इज अ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको मैं किससे लिखता हूँ? Fe से, राइट। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है जी? Ze प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -E। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं r ले लेता हूँ, तो डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये आ जाएगा हमारा, अगर मैं इसको k मान लूँ तो k Ze स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस का, राइट। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूँ Fe की, तो ये आ जाएगा k Ze स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। सिर्फ एनर्जी के केस में ही मैं इसको नेगेटिव वैल्यू लूंगा, अदरवाइज मैं मैग्नीट्यूड ही यूज करूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि रेडियस जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव रेडियस का कोई भी सेंस नहीं है। तो जनरली मैं किसको यूज करूंगा? एनर्जी को छोड़ के बाकी सभी में इसके मैग्नीट्यूड की ही बात करूंगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ लेके जाएगा, बट इसको इधर ही रुकना है, अंदर नहीं जाना है। तो एक फोर्स और है जो इसको बैलेंस करे बैठा है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको मैं Fc से डिनोट कर रहा हूँ। अभी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आउटवर्ड लग रहा है, और ये होता है mv स्क्वायर बाई r के बराबर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब इसी ऑर्बिट में घूम रहा है, इट मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे? आपके एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तभी ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यहां से एक इक्वेशन बनती है विच इज Fe इज इक्वल टू Fc। दिस इंप्लाइज दैट k Ze स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ये हो गई आपकी 1। तो अभी हमारे पास एक इक्वेशन ये है, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज k Ze स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। और एक पोस्टुलेट नंबर 4 से हमारे पास इक्वेशन है विच इज एंगुलर मोमेंटम की mvr इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई विच इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं r की वैल्यू निकालूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन 2 से मैं v की वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज nh ओवर 2 पाई mr। तो इस इक्वेशन को मैं किस में पुट कर देता हूँ? 1 में पुट कर देता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारा k Ze स्क्वायर ओवर r स्क्वायर इक्वल टू m बाई r nh ओवर 2 पाई mr का स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा k Ze स्क्वायर ओवर r स्क्वायर m बाई r n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो r स्क्वायर से r स्क्वायर काट देते हैं, राइट। m से m स्क्वायर काट देते हैं, एंड आई थिंक इस r को इधर ले जाते हैं तो ये r इधर आ जाएगा। बचा क्या? आपका बचा n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m एंड k Ze स्क्वायर। इसको थोड़ा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n स्क्वायर ओवर z अलग ले लेता हूँ, बाकी चीज़ अलग ले लेता हूँ विच इज़ h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे जो ये वैल्यू आई है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, m इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 kg, राइट। एंड k इज़ योर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एंड E इज़ योर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर ये सभी वैल्यू मैं इसमें पुट करूँ तो ये आ जाएगा कुछ 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर ओवर z, और ये आ जाएगा आपकी r की वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन n एज वेल एज z। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दिस इज द रेडियस ऑफ ईच ऑर्बिट, राइट, और वी कैन सी दैट फॉर nth ऑर्बिट। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो इट विल कम आउट टू बी फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू क्या होगी 1, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ना, तो 0.529 फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर बाय 1, तो यह आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ जाते हैं, और अगर मुझे सेकंड ऑर्बिट की निकालनी हो तो ये आएगी हमारी 529 इंटू 2 का स्क्वायर ओवर 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, तो यह आ जाएगा 0.529 इंटू 4 2.116 एंगस्ट्रॉम। कुछ ये वैल्यू आएगी आपकी R2 की, राइट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूँ, ए नोड इज 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर ओवर z, तो R1 हो जाएगा मेरा ए नोड फॉर हाइड्रोजन एटम, R2 हो जाएगा मेरा 4a नोट 4 टाइम्स ऑफ 1, R3 हो जाएगा मेरा 9a नोट। एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द अदर रेडियस फॉर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए, मुझे अगर हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज लाइक हीलियम पॉजिटिव के लिए निकालना हो रेडियस, तो R1 है a नोट n स्क्वायर ओवर z, तो a नोट n की वैल्यू n1 के लिए निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, और z फॉर हीलियम इज 2, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a नोट ओवर 2। R2 की वैल्यू निकालूँ तो ये आ जाएगा a नोट
2 का स्क्वायर ओवर 2, तो ये आ जाएगा मेरा 2a नोड। R3 की निकालूँ तो a नोड, 3 का स्क्वायर ओवर 2, तो ये आ जाएगा a नोड 9/2 विच इज़ 4.5 a नोड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये कुछ रेडियस है। अच्छा, इस फॉर्मूले से और क्या क्या निकाल सकता हूँ मैं? अगर इस फॉर्मूले की बात करूँ, हमारा जो फॉर्मूला है वो है आर एन ए नोड एन स्क्वायर ओवर जेड। तो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी मेरी रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू फ्रॉम द मॉडल। ये फर्स्ट रेडियस है, फर्स्ट रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, राइट। सेकंड रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, तो दिख रहा है फर्स्ट रेडियस छोटा है, सेकंड रेडियस बड़ा है, और थर्ड रेडियस जो है वो और बड़ा होगा। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस की वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ से एक और चीज़ आई, आर एन ओवर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो अगर मेरा जेड बढ़ेगा, जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो रेडियस क्या करेगा, घटेगा। तो अगर मैं हीलियम पॉजिटिव, अगर मैं कंपेयर करूं हीलियम पॉजिटिव को हाइड्रोजन से, तो इसका R बनाया मेरा a/2 और हाइड्रोजन का R बनाया मेरा a0। तो देखिए हीलियम पॉजिटिव में क्योंकि Z2 है और यहाँ Z1 है, तो हीलियम पॉजिटिव का रेडियस कम आया है कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ेगा, आपका रेडियस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ से क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या ही है, mvr = nh/2π, पोस्टुलेट नंबर 4 से। तो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ तो nh/2π mr हो जाएगी। और अभी हमने ऊपर r कैलकुलेट किया था, तो r की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये आ जाएगा nh/2π m a नोड, n स्क्वायर नीचे और z ऊपर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब अगर मैं इसमें कॉन्स्टेंट देखूँ तो आ जाएगा nh/2π m e नोड z ओवर n स्क्वायर। सो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन योर वैल्यू ऑफ n। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और n से मैं n काट सकता हूँ, तो यह आ जाएगा मेरा h/2π m a नोड z ओवर n। यहाँ पे सभी कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एज वेल एज a नोड कांस्टेंट है, और 2 तो कांस्टेंट है ही है। तो ये आ जाएगा मेरा v नोड z ओवर n। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और ये v नोड की जो वैल्यू आती है 2.18 × 10⁻⁶ z ओवर n इन मीटर पर सेकेंड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई, जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के। सो एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, योर वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। सो फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, फिर v2 की, फिर v3 की एंड v4 की। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बहुत तेज भागेगा, फिर दूसरे में धीरे भागेगा, फिर तीसरे में और धीरे भागेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर मैं v1 की वेलोसिटी कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगी फॉर हाइड्रोजन एटम इट विल कम आउट टू बी 2.18 × 10⁻⁶ 1/1। तो ये इतनी ही आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। v2 आ जाएगी मेरी 2.18 × 10⁻⁶ 1/2 एंड v3 आ जाएगी मेरी 2.18 × 10⁻⁶ 1/3। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो ये आएगा हमारा k ZE पॉजिटिव माइनस E ओवर R, राइट। अगर न्यूक्लियस है आपका और इलेक्ट्रॉन R डिस्टेंस पे है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है वो Z है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी k ZE² ओवर R नेगेटिव टर्म में। आई होप आप सभी को क्लियर हो। नाउ हमें एक इक्वेशन पता है, Fe इज इक्वल टू FC, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आ जाएगा मेरा mv² ओवर r इज इक्वल टू k ZE² ओवर r²। और यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ काइनेटिक एनर्जी विच इज़ हाफ mv², तो r से r काट देता हूँ और 1/2 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी k ZE² ओवर 2r। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये 1 और ये 2, 1 और 2 को मैं किस में डाल देता हूँ, इस 3 इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो ये आ जाएगी मेरी E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ माइनस k ZE² ओवर r प्लस काइनेटिक एनर्जी k ZE² ओवर 2r। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू आती है, और इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आता है माइनस k ZE² ओवर 2r। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये एक इक्वेशन आई थी। अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू रख दूँ विच इज़ a नोट n² ओवर z, जो कि हम ऊपर से निकालते हुए आ रहे थे, तो ये आ जाएगा माइनस k ZE² ओवर 2 a नोट n² ओवर z। और अगर z और n को अलग कर दूँ तो ये आ जाएगा z² ओवर n², बाकी बचा माइनस k E² ओवर 2a नोट। ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी। k की वैल्यू आपको पता है विच इज़ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। a नोट की पता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ तो आता है -13.6 z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो दिस एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंड ऑन z एज वेल एज n।
नेक्स्ट पॉइंट इज ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है अट्रैक्टिव एनर्जी को, अट्रैक्टिव एनर्जी को, और कुछ नहीं। तो अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे इंक्रीज ही करेगी, पर यहाँ पे जीरो होगी। और यहाँ पे पहले शेल के पास, अगर इसको पहला शेल, ये न्यूक्लियस है, इसको पहला शेल मानो, तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी। और यहाँ पे अगर इसको सबसे दूर ले जाऊँ, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस खत्म होने वाला है, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होगी? इनफाइनाइट पे जीरो होगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो एनर्जी बाहर की तरफ ही बढ़ेगी। तो यानी कि अगर मैं इसको E1, E2, E3, E4 ले लूँ, तो E4 की एनर्जी ज़्यादा होगी देन E3, देन E2, देन E1। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊँगा आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी? लेस नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? En इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n²। और अगर मैं Z बढ़ाता हूँ तो En इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²। इट मीन्स आपकी एनर्जी क्या कर जाएगी? मोर एंड मोर नेगेटिव हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो चलिए E1 कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। ये आ जाएगा -13.6 Z²/n²। तो अगर मैं Z की वैल्यू बात करूँ 13.6, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 आएगी, और N की वैल्यू भी क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये आ जाएगा मेरा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। E2 की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगी मेरी -13.6, 1/4। तो ये लेस नेगेटिव हो जाएगी। ये वैल्यू आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये एनर्जी बढ़ गई है, ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी आपकी कम है। E3H की बात करूँ मैं तो ये आ जाएगी मेरी -13.6/9। ये वैल्यू आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये वैल्यू आपकी और बढ़ गई। E4 हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये आ जाएगी -13.6, 1/4 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये भी नेगेटिव है। तो जब तक आपकी वैल्यू नेगेटिव है तब तक आपका इलेक्ट्रॉन आपके साथ अटैच्ड है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो या तो ये एनर्जी ले सकता है, या ये एनर्जी सेकंड में होगा, तो ये थर्ड में होगा, तो ये फोर्थ होगा, तो ये, इन सभी के अलावा हाइड्रोजन एटम में वो कोई और एनर्जी ले नहीं सकता। तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। आई होप आप सभी को क्वांटाइजेशन यानी सर्टेन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। ऑल द वैल्यूज आर नॉट पॉसिबल, ओनली सर्टेन वैल्यूज आर पॉसिबल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एंड बात करते हैं टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन की। वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो एक सर्कल को पूरा करने के लिए जो डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी वो होगी 2πr, और जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा होगा वो होगा v। तो 2πr/v। r की वैल्यू आप रख दीजिए a0n²/z, और वेलोसिटी की v0z/n। तो यहाँ से आपकी जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.52 × 10⁻⁻16, और बचा कुचा क्या आ जाएगा? n³/z²। सो टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो टाइम है तो ये किस में आएगा? आपका सेकंड में आएगा। तो आप देखेंगे बहुत ही कम टाइम लग रहा है आपको एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में। नेक्स्ट इज रिवोल्यूशन पर सेकंड। रिवोल्यूशन पर सेकंड इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फॉर वन रिवोल्यूशन। दिस इज 1/t, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस विच इज v/2πr। और अगर इसको निकालूंगा तो ये आ जाएगा रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और इसकी वैल्यू तो इतने रिवोल्यूशन एक सेकंड में वो कर देगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव। हीलियम पॉजिटिव की बात करूँ तो इसकी जेड की वैल्यू होगी 2, और अगर एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी होगी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हमें कौन से ऑर्बिट में? फर्स्ट ऑर्बिट चाहिए यानी n1 है, तो -13.6 Z/2, तो 2^² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये वैल्यू आ जाएगी -13.6 × 4। दिस कम्स आउट टू बी -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज a0 n²/z। n1 है, a0 n1 है आपका, और z क्या है आपका 2। तो दिस कम्स आउट टू बी a0/2 सिंस a इज 0.529/2 एंगस्ट्रॉम। सो दिस विल कम आउट टू बी 0.2645 एंगस्ट्रॉम। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रेशियो फॉर थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव आयन एंड सेकंड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव आयन। तो लिथियम 2 पॉजिटिव के लिए जो जेड की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 3, एंड बेरिलियम के जेड की वैल्यू होगी 4। एन की वैल्यू यहाँ 3 है, एन की वैल्यू यहाँ 2 है। तो एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव इज -13.6, जेड इज 3 Z²/n², राइट, एंड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ बेरिलियम is 3 पॉजिटिव। तो इज -13.6 जेड का स्क्वायर विच इज 4 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर। सो इट कम्स आउट टू बी
9/9 एंड 4/16/4, राइट। एंड दिस इज 4/16 विच कम्स आउट टू बी 1/4। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो दिस इज द रेशो। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेट द रेडियस रेशो, रेडियस का रेशो निकालना है सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम पॉजिटिव एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव। तो n की वैल्यू यहाँ 2 है और n की वैल्यू यहाँ 3 है, z की वैल्यू यहाँ 2 है और z की वैल्यू यहाँ 4 है, बस यही निकालना है। और हमें रेडियस का फॉर्मूला पता है विच इज़ a नोड n²/z। तो हमें निकालना है रेडियस ऑफ हीलियम पॉजिटिव बाय रेडियस ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव, बोथ आर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, तो बोर फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड। हीलियम पॉजिटिव इज a नोड, n इज 2 का स्क्वायर ओवर z इज ऑल्सो 2, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा a नोड, n इज 3 का स्क्वायर बाय z इज 4, सो दिस इज समथिंग लाइक दिस एंड दिस विल कम आउट टू बी, अब a नोट से a नोट काट दीजिए, 2 दूनी 4/2 विच इज़ 2 एंड 3 3 9/4 इंटू 4, तो ये आ गया 8/9। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो 8:9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इफ द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव, रेडियस क्या है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस है n2 और z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 इज x, देन फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम पॉजिटिव इन द टर्म्स ऑफ x। x की टर्म में आपको हीलियम पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे भाई, r इज इक्वल टू a नोट n²/z। सेकेंड ऑर्बिट जो है r2 लिथियम का, लिथियम 2 पॉजिटिव का, वो आ जाएगा हमारा a नोट n इज 4 n², 2 2 दूनी 4, z इज 3, तो 4a नोट बाय 3 इज x। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। ये गिवन है हमें, क्योंकि बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव का जो रेडियस है वो क्या है, x है। हीलियम पॉजिटिव का निकालना है, तो यहाँ से a नोट की वैल्यू निकाल लेते हैं। a नोट इज 3x/4। चलिए अब बात करते हैं हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की, तो ये आ जाएगा हमारा a नोट n², n इज 1 का स्क्वायर ओवर 2, तो a नोट बाय 2 आ जाएगा और a नोट की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो 3x/4 इंटू 2 विच इज़ 3x/8। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा हमारा बोर मॉडल। तो आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा। तो स्टूडेंट हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सोल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की, केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा, शब बखैर, बाय बाय।